वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे शिव कंसल्टेंसी चैनल में हार्दिक स्वागत है। बायलॉज से जुड़े कई सारे वीडियोस हमने देखे, कई सारे टॉपिक डिस्कस किए, लेकिन एक टॉपिक जो थोड़ा सा हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि मेंबर्स को ये भी पता होना चाहिए कि एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। कई अगर किसी सोसाइटी में या क्रेडिट सोसाइटी में भी या क्रेडिट बैंक में भी किसको कहा जाता है कि ये एक्टिव मेंबर है, ये नॉन एक्टिव मेंबर है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, और फिर वो वापस खुद को रिक्लासिफाइड कैसे कर सकता है, वो थोड़ा सा अगर आप वीडियो में समझाएंगे तो बेटर रहेगा। तो उसके दौरान हमने आज ये वीडियो बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि किसको कहा जाता है एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर। मॉडल बायलॉ जो है उसमें चैप्टर नंबर 3 में लॉ नंबर 22 में ये क्लासिफाई किया है कि मेंबर्स के राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लायबिलिटीज़ क्या है। उसके अंडर एक स्पेसिफिकेशन आता है कि मेंबर्स के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो समझ लिए, लेकिन एक्टिव मेंबर किसको क्लासिफाई किया जाएगा और नॉन एक्टिव किसको कहा जाएगा। तो अगर आपके पास बायलॉज की कॉपी है तो आप उसमें भी जाके रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा और डेप्थ में समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि एक्टिव मेंबर का डेफिनेशन क्या होता है एज पर बायलॉज। तो जिसने सोसाइटीज़ में फ्लैट परचेस किया है और वो उसका मालिक है, फ्लैट परचेस किया है या शॉप परचेस किया है या जगह कुछ परचेस किया है, तो इस केस में वो एक एक्टिव मेंबर हो सकता है। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि अगर वो हर जो जनरल मीटिंग है या बाकी को अगर कोई स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग्स है तो वो सारे मीटिंग्स को अटेंड करता है, तो वो भी एक एक्टिव मेंबर हो सकता है। तीसरा है कि वो अपने ओपिनियन देता है, वोटिंग करता है या फिर अपने ओपिनियन से उसको वहाँ पे एक्सप्रेस करता है, जो भी है। अगर किसी केस में अगर उसको व्यूज़ देने हैं या किसी के ओपिनियन पॉल लेने हैं, कमेटी के दौरान कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उस सारे केसेस में वो एक्टिव रहता है, तो उसको आप एक्टिव मेंबर कह सकते हैं। चौथा है वोटिंग, जैसे मैंने कहा कि जिसको वोटिंग का राइट मिलता है। अभी वोटिंग का राइट सारे मेंबर्स को नहीं होता है। अगर आपका फ्लैट या आपका जो शॉप है वो 2 व्यक्ति के नाम पे है तो वोटिंग का राइट सिर्फ फर्स्ट जो मेंबर है उसी को होता है। 2 मेंबर कभी भी वोट नहीं कर सकते। तो उस केस में जिसको वोटिंग का अधिकार है वो एक्टिव मेंबर हो जाता है। उसके साथ साथ ही जो अपना रेगुलर मेंटेनेंस को पे कर रहा है, अगर कोई सर्विसेज चार्जेस आपके यहाँ पे निकलते हैं, अगर कुछ काम करवाना है, मेजर रिपेयर करवाना है, तो नॉर्मली वापस फंड कलेक्ट किए जाते हैं, तो उस केस में भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। या अगर कुछ अदर चार्जेस आपकी सोसाइटी में ऐड हो गए हैं तो उसको वो अवेयर रहता है। अगर वो मीटिंग्स अटेंड करे तो उसको पता रहता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, किसकी वजह से ये पैसा निकाला जा रहा है, तो उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। इस सारी केसेस में उसको एज अ एक्टिव मेंबर करार किया जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। अभी नॉन एक्टिव किसको कहा जाएगा? एक्टिव तो बता दिया, तो नॉन एक्टिव भी पता चलना चाहिए। तो ये जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो मेंबर फुलफिल नहीं कर रहा है उसको नॉन एक्टिव कहा जाता है। तो कैसे कहेंगे नॉन एक्टिव? उसका डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। तो नॉन एक्टिव उसका कहा जाएगा कि 5 जो पूरा 5 साल का जो पीरियड रहता है उसमें उसने लगातार अगर कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं किया, जनरल बॉडी हो, ईजीएम हो, अगर स्पेशल जनरल बॉडी भी हो, तो कोई भी मीटिंग उसने अभी तक अटेंड नहीं किया है तो वो नॉन एक्टिव में चला जाता है। सेकेंडली, सोसाइटी जो भी सर्विसेज दे रही है अपने मेंबर्स को, कुछ अमेनिटीज़ है, तो वो उसका मिनिमम यूज़ कर रहा है। मीन्स उसने फ्लैट तो परचेस करके रखा है लेकिन बाकी कोई भी वो जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ नहीं करे। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे स्विमिंग पूल है जिसका कंट्रीब्यूशन निकाला जाता है, या आपके यहाँ पे कुछ अगर हॉल है, या फिर आपके यहाँ पे जिम है, बहुत सारे अम्यूनिटीज़ रहती है, डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द सोसाइटी। अगर आपके यहाँ पे बड़ी सोसाइटी है तो अम्यूनिटीज़ रहती है, छोटी सोसाइटी है तो लिफ्ट वगैरह उतने ही अम्यूनिटीज़ रहती है। हाँ, अगर वो वहाँ पे रह रहा है तो ही वो उसका यूज़ कर सकता है। अगर वो वहाँ पे आ ही नहीं रहा है, उसका कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा है, उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, तो फिर वो उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो इस केस में उसको आप नॉन एक्टिव कह सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? अगर अभी आपको पता तो चला कि एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, लेकिन कैसे बताना है उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। कि एक बार अगर सोसाइटी का जो मैनेजिंग कमेटी है उसको ध्यान में आ गया कि जो बंदा या फिर जो भी पर्टिकुलर अगर कोई कंपनी है जिसने वो फ्लैट परचेस किया है या शॉप परचेस किया है,
वो 5 सालों तक उसने एक भी मीटिंग अटेंड नहीं किया है, उसका रेगुलर जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं पे कर रहा है, सर्विस चार्जेस भी नहीं पे कर रहे हैं, तो उस केस में उसको नॉन एक्टिव अगर क्लासिफिकेशन उसका हो जाता है तो 31 मार्च के बाद, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको क्लासिफिकेशन करने के बाद उसको करार देना पड़ेगा कि ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। बायलॉज में इसके बारे में भी बताया गया है। तो कैसे बताना है? सोसाइटी को एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा जिस केस में वो क्लासिफिकेशन करेगा। अगर आपके यहाँ पे 10 मेंबर है, 20 मेंबर है या उससे ज़्यादा मेंबर है तो एक रजिस्टर में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। ये सारे एज पर बायलॉज होते हैं। तो नॉर्मली जो भी अगर फेडरेशन के जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी ये रजिस्टर मिलते हैं, या आप भी कोई रजिस्टर वहाँ पे बना सकते हैं, जिस केस में आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल में दिखाया है कि ये मेंबर है, उसने ये साल में मीटिंग अटेंड की है नहीं की है, तो उस केस में कैसे क्लासीफाई करोगे। तो एवरी ईयर जितने भी लोगों ने मीटिंग अटेंड किया है, उसके बाद जितने भी लोगों ने अटेंड नहीं किया है, तो मैनेजिंग कमेटी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने साल तक इस व्यक्ति ने मीटिंग अटेंड नहीं किया है, या उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, या डिफ़ॉल्टर भी है। तो डिफ़ॉल्टर है तो वो भी एक्टिव मेंबर नहीं कहलाता है, बिकॉज वो अगर कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है खुद का, तो उसको भी कुछ वोटिंग करने का या किसी का अधिकार सोसाइटी नहीं देती है। तो ऐसे आप रजिस्टर में उसका एंट्री करके फिर एंड ऑफ द मार्च, मतलब मार्च के बाद क्लासीफाई करना पड़ेगा कि एक्टिव कौन है, नॉन एक्टिव कौन है। एक बार आपको पता चल गया ये एक्टिव और नॉन एक्टिव, उसके बाद लेटर के थ्रू बायलॉज में कैसे वो है उसका एनेक्चर दिया गया है कि आपको कैसे उनको इन्फॉर्म करना है। तो उस केस में आपको जो भी मेंबर है, आपने एक बार क्लासिफिकेशन कर लिया एक्टिव नॉन एक्टिव, तो उसके थ्रू आपको विद इन द 30 डेज आपको उस मेंबर को रिक्वेस्ट लेटर के थ्रू इन्फॉर्म करना है कि आप नॉन एक्टिव कैटेगरी में चले गए हैं, तो प्लीज़ आपका जो भी है भुगतान है वो आप आउटस्टैंडिंग है वो आप टाइम टू टाइम पे करें और मीटिंग्स अटेंड करने लगे, ताकि आप क्लासीफाई हो सकते हैं, वापस आपका रिक्लासिफिकेशन हो सकता है। उस केस में आपको बताना पड़ेगा। अभी अगर जो मेंबर है उसको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट द नॉन एक्टिव मेंबर, आई एम द एक्टिव मेंबर, अगर उसको लग रहा है कि उस केस में ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो रॉन्ग है, पार्शलिटी है, या फिर उसको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो सोसाइटी से बात कर सकता है। अगर सोसाइटी नहीं मान रहा है आपका, तो फिर आप रजिस्ट्रार के यहाँ पे जाके भी अपील कर सकते हैं उस केस में। बट जब भी आपको ये नोटिस मिला है उसके 60 डेज़ में ही आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगा, ताकि आप जो भी है उस पर एक्शन ले सके और रजिस्ट्रार भी आपको हेल्प कर सके। अगर आपको ये एक्सेप्टेड है, मीन्स अगर आप ऑलरेडी नॉन एक्टिव में आ चुके हैं और आपको एक्सेप्टेड है कि मैंने 5 साल से अटेंड नहीं कर सका, मैं यहाँ पे नहीं रहता है, या मेरी कोई दूसरी प्रॉपर्टी है, या मैंने लेके रखा था लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया, अभी कोविड में बहुत सारे चांसेस है ऐसे कि नॉन एक्टिव होने के, तो उस केस में आप वापस आपका रिक्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे? तो जो मैंने एक्टिव मेंबर्स के क्लासिफिकेशन, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताए थे, उसको अगर आप करने लगो कि आप मीटिंग्स अटेंड करने लगो, आपके जो भी सर्विस चार्जेस है वो ऑन टाइम पे करने लगो, आपका मेंटेनेंस रेगुलरली पे करने लगो, और फिर आपका वोटिंग अगर पॉसिबल है, जब भी वोटिंग रहता है तभी आप ये करने लगो, सजेशन देने लगो, उस केस में अगर आप एक्टिव रहने लगो, तो फिर आप वापस आपका रिक्लासिफिकेशन हो जाएगा और आप एक्टिव मेंबर में आ सकते हैं। ये सारी प्रोविज़न बायलॉज में दी गई है। तो ये तो थोड़ा सा शॉर्ट में कि एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर किसको कहा जाता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी, वेबसाइट का आईडी और व्हाट्सएप के जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे शेयर किए गए हैं। ऐसे ही सोसाइटी से रिलेटेड जो वीडियोज़ हम एवरी वीक रिलीज़ करते हैं, ISO से रिलेटेड भी या सिस्टम से रिलेटेड भी कई सारे वीडियोज़ हम रिलीज़ करते हैं। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नए नोटिफिकेशंस है वो पहले आप तक पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।